हेलो बच्चों, कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे थे। तो उसमें हम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियडिक टेबल में थे और अलोंग पीरियड की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखें, अलोंग पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने पर क्या होगा बताएं? जेड इफेक्टिव बढ़ने पर क्या होती है? एटॉमिक साइज कम हो जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। एस और पी ब्लॉक में बात कर रहे हैं। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी, जहां ऐड होगा वैलेंस शेल में, वो पास आ गई वैलेंस शेल, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी पास आ जाएगा, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेस मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव। इंक्रीजेस मींस मोर नेगेटिव as we move from left to right, in periodic table। ठीक है, मोर नेगेटिव होते जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस तो थे। ग्रुप 2, ग्रुप 15 और ग्रुप 18 एलिमेंट्स, एक्सेप्ट बट विद सम एक्सेप्शंस। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पिछले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो अभी जेईई मेंस में आए रिसेंटली, कि किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। देखें, along period it becomes group 2 है NS2, ऑलरेडी फुलफिल्ड सबशेल है S। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो P में जाएगा। P की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी नहीं होती, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिल्ड सबशेल है। तो ऑलमोस्ट नहीं, फिल्ड सबशेल है, तो ये क्या होगा? नहीं जाएगा। ग्रुप 15 हाफ फिल्ड सबशेल है NS2NP3, ये भी नहीं जाएगा। एंड ग्रुप 18 ये है NS2NP6। क्लियर है? ग्रुप 18 क्या है? NS2NP6। क्लियर है? NS2NP6 है। तो ये तो फुल फिल्ड शेल है, ठीक है, फुल फिल्ड ऑक्टेट है इसका, कह सकते हैं कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति लाइकिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन की बात करें, तो ना ये पसंद करेगा, ना ये पसंद करेगा, ना ये पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ना बेरिलियम पसंद करेगा, ना नाइट्रोजन पसंद करेगा, ना नियॉन पसंद करेगा, या आर्गन पसंद करेगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती ऐड कराओगे तो क्या होगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम में। तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव है। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी तो बहुत ही लो नेगेटिव आएगी, -1, -2, -3, -4, पॉजिटिव ही आती है। क्लियर है? तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव डिक्रीज नहीं होती चली जाएगी लेफ्ट टू राइट जाने पे। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखें। जैसे NS1 और NS2 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? NS1 की ज्यादा है। क्लियर है? यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे NS1 में तो नेट एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन NS2 में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इज इट क्लियर? यहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम NP1 की बात करें और NP2 की बात कर लेते हैं और NP3 की बात करें, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहां एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब इसमें एक चीज आती है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। माइनस साइन ज्यादा आएगा, -10, -20, -30, -40, -50, -100, ऐसे। ठीक है, तो फ्लोरीन की ऑलमोस्ट -328 किलो जूल पर मोल होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो हाफ फिल्ड सबशेल है। ठीक है, फिर कौन आया? कार्बन की। फिर कौन आया? बेरिलियम, बोरोन और बेरिलियम। ठीक है, बोरोन, लिथियम, ये 6 नंबर है, तो 3, 4, 5 आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो
बेरिलियम तो फुलफिल्ड सबशेल है, तो उसको भी हटा दो, क्योंकि उन सब की ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उनको भी हटा दो। तो क्या बचा यहाँ पे, बोरोन और लिथियम में कंपैरिजन होगा, तो बोरोन और लिथियम में लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इज इट क्लियर, समझ में आया, क्योंकि 1s2 2s1 है, क्लियर है, 1s2 2s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने पर क्या होगा, ये फुलफिल्ड सबशेल बन जाएगा। तो इसकी ये क्या है, 1s2 2s2 2p1, तो ये 2p1 से 2p2 ही बनेगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज कम होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज और ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज और ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज और ज्यादा होगी। तो रिलीज साइन को हम नेगेटिव से बताते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि लेफ्ट राइट जाने पे इट बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप नेगेटिव साइन को हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव साइन को हटा दो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो हमें जिन टर्म्स में हमें इंटरचेंजेबली यूज करना है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। क्लियर है। अब लिथियम आ गया, बेरिलियम बचा, ठीक है, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन बचा, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नियॉन बचा। नियॉन की तो सबसे कम होगी क्योंकि वो फुलफिल्ड सबशेल है। क्लियर है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की और बेरिलियम की। बेरिलियम फुलफिल्ड सबशेल है, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और डिफिकल्ट होगा, नाइट्रोजन से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड सबशेल है, फुल फिल्ड सबशेल है। क्लियर है, ये हाफ फिल्ड सबशेल है, ये फुल फिल्ड सबशेल है, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फुल फिल्ड सबशेल है, तो यहाँ पे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पे कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आई थिंक ऑल आर कवर्ड ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको। तो ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे ज्यादा नेगेटिव इसके लिए निकलेगी, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर एंड सो ऑन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो देखें काफी इंटरेस्टिंग है, डाउन द ग्रुप में बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डाउन द ग्रुप में होगा क्या। टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियस का साइज, अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसे डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं, इसलिए साइज बढ़ता हुआ चला जाता है नीचे जाने पे। ठीक है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी दूरी ऐड होगा नीचे जाने पे। जब दूरी ऐड होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर। ठीक है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव as we move down the group, as we move down the group from top to bottom, as we move from top to bottom or as we move from down the group, then electron gain enthalpy becomes less negative। जो लिथियम के लिए होगी, सोडियम के लिए उससे कम होगी, पोटेशियम के लिए उससे भी कम होगी, रुबिडियम देन सीजियम। इज इट क्लियर, समझ में आया। एक एनसीईआरटी का डेटा जरूर देखिएगा, सोडियम पोटेशियम में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी आती है, मतलब सेम होती है ऑलमोस्ट। क्लियर, ठीक है। कुछ कुछ डेटा आपको इसमें याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आए हुए हैं। अभी बताती हूँ एक दो ऑर्डर और। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इज इट क्लियर, समझ में आया ये चीज। तो अगर हम बात करें एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होनी चाहिए, फ्लोरीन में रिलीज होनी चाहिए। फिर किस में होनी चाहिए, क्लोरीन में रिलीज होनी चाहिए। फिर किस में रिलीज होनी चाहिए, ब्रोमीन में रिलीज होनी चाहिए। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना। बट ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ये आता है, मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की सेकंड पीरियड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, स्पेशली इन पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में वैलिड नहीं है, क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर वो तो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में डिक्रीज होती है। क्लियर है। तो
जो नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए वो होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम में, लेकिन पी ब्लॉक में सभी जगह क्लोरीन, सभी जगह थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, अभी मैं लिखा भी दूंगी, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? देखते हैं ऐसा क्यों। देख, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये बोरोन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। तो आप कह रहे हो मैडम बोरोन से ज्यादा कार्बन की होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सही है, बोरोन से ज्यादा कार्बन की होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आपने कहा, जो हमने ऑर्डर लिखा था, देखो लिखा हुआ भी आपके सामने, फिर कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की ज्यादा होगी, ये भी बिल्कुल सही। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे के लिखें, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन नाना पार्टिकल, ओल्ड स्टाइल से क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है बेटा, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें भी ऑर्डर वही आएगा जो यहाँ पे है कि एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन फास्फोरस में सिलिकॉन की ज्यादा, फास्फोरस सल्फर में सल्फर की ज्यादा, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा। सेम वही ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड सबशेल है ना, हाफ फिल्ड सबशेल को इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना, तो इसके बगल वालों की दोनों की ज्यादा होगी। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, और सिलिकॉन सल्फर में बात करें तो सल्फर की ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सेकंड पीरियड की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो वही जो सेम अभी तक बहुत बोलती आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि बोरोन और एल्यूमिनियम में किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की। कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज्यादा है? सिलिकॉन की। नाइट्रोजन और क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज कहां होगी? एल्यूमिनियम में, देन बोरोन। सिलिकॉन में होगी, देन कार्बन। फास्फोरस में होगी ज्यादा एनर्जी रिलीज, देन नाइट्रोजन। सल्फर में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, देन ऑक्सीजन। क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, देन फ्लोरीन। क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, देन फ्लोरीन। इज इट क्लियर? कैसे? कैसे? देखें, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है वो देखते हैं, 2p में। NH2NP1, ध्यान से देखो, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है? ध्यान से देखो, p में एंटर हो रहा है, p में एंटर हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? कहां पे एंटर हो रहा है? p में एंटर हो रहा है। अब p में यहाँ पे 2 में एंटर हो रहा है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। यहाँ पे 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कहां एंटर होगा? 2p और 3p में, क्योंकि अभी जगह है ना, 2p6 नहीं पहुंचा है, 3p6 नहीं पहुंचा है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, f से f माइनस बनेगा, तब जाके वो 2p6 पे पहुंचेगा। आर यू गेटिंग? तो 2p में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। क्या कहा मैंने? देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लिखें, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion. There is a stronger interelectronic repulsion. Clear है? There is a stronger interelectronic repulsion in the relatively small size of p orbitals. In the relatively small size of p orbitals. Is it clear? तो रिपल्शन ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो 2p, सपोज 2p फ्लोरीन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन, कि क्लोरीन की कैसे ज्यादा बताइए भाई। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? 3p में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? 2p में। क्या 2p में ऑलरेडी 5 है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 5 का रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3p में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। 2p का साइज क्या है? छोटा। जब साइज छोटा होता है तो इंटर साइज कम है, जगह कम है, तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो रिपल्शन में एनर्जी खप जाएगी। होना तो इसी में ज्यादा चाहिए था, जैसे ये ऑलमोस्ट -328 आता है, ये 340 समथिंग आता है, 349 समथिंग। तो अब मेरी बात ध्यान से सुने कि ये जाना तो सपोज टू बी, इसमें जाना चाहिए था ये 100। ये तो मैंने एग्जैक्ट डेटा बताया, ऐसे समझ लेते हैं। इसमें 100 एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, ये -80 ही रिलीज कर पाए। 20 एनर्जी कहां खप गई? उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने में हो गई, खत्म। और यहां पे क्लोरीन में
कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? 90 एनर्जी रिलीज हो गई जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो किसकी ज्यादा हो गई? नेट एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज हुई? क्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन में तो 80 रिलीज हुई, होनी 100 चाहिए थी, लेकिन वो जो 20 एनर्जी है, 20 जूल्स जो पर मोल एनर्जी है, वो किसमें खप गई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में खप गई, उसको ओवरकम करने में खप गई। हमने शुरुआत में जब कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी का, तो भाई फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेटिंग तो दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से आपको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो नेट रिलीज एनर्जी क्या है? कम। नेट रिजल्टेंट एनर्जी क्या जितनी रिलीज होनी चाहिए वो क्या हो रही है? कम हो रही है फ्लोरीन के केस में। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो देयर इज अ स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स। that's why chlorine has highest electron gain enthalpy in the halogens or in the periodic table. Chlorine has the, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, so chlorine has the highest electron gain enthalpy, of course more negative, एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव में, highest electron gain enthalpy in the periodic table or in halogens also. Is it clear? समझ में आया आपको ये चीज? क्लियर है? ठीक है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, देन फ्लोरीन। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें, यहां तक लिखा आप लोगों ने, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो हुआ हेलोजेंस फैमिली में। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में देखें तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इसमें ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। तो अगर हम सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किसमें होगी? सल्फर में, फिर सेलेनियम में, फिर टेलुरियम में, फिर पोलोनियम में, और ऑक्सीजन में सबसे कम होगी। क्लियर है? क्लियर है? एक और रीजन बोल सकते हैं, एक और रीजन बोल सकते हैं, जैसे एक क्लोरीन की ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? 3p में। ठीक है, 3p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो सकती है 3d में? हाँ बिल्कुल हो सकती है, 3d है तो डीलोकलाइज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2p में 2d नहीं होता, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है क्लोराइड आयन में। जो क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनेगा उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, ऐसे भी समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, तो सारी की सारी कहाँ हो गई? रिलीज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप देखें, ठीक है, ये आप दोनों ऑर्डर्स ध्यान रखिएगा, दोनों ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें, इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करें तो इनर्ट गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पे, क्योंकि ये तो फुलफिल्ड शेल्स हैं, ये तो क्या है? फुलफिल्ड शेल्स हैं। तो जब फुलफिल्ड शेल्स हैं तो क्या होगा? फुलफिल्ड शेल्स होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि 2023 जेईई मेंस में पूछा गया था, अभी बताती हूँ क्वेश्चन, नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। नियॉन हैज मैक्सिमम, write down, neon has maximum positive electron gain enthalpy, has positive electron gain enthalpy, has maximum positive electron gain enthalpy। क्वेश्चन क्या था वो ध्यान से देखें, क्वेश्चन था कि the maximum difference between the electron gain enthalpies is, the maximum difference between the electron gain enthalpies is, the maximum difference, कि maximum difference किसमें है? between the electron gain enthalpies of
द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो नियॉन क्लोरीन, फिर था आर्गन क्लोरीन, फिर सी था नियॉन फ्लोराइड और डी था नियॉन आर्गन फ्लोरीन, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है? नियॉन आर्गन में नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नेगेटिव क्लोरीन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें आएगा? नियॉन और क्लोरीन में आएगा। तो आंसर क्या हो गया? नियॉन क्लोरीन। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, एक की पॉजिटिव 500 है, एक की नेगेटिव 500, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1000 हो गया ना। डिफरेंस कितना हो गया? 1000 हो गया। ये तो इसको तो प्लस 500 लेनी पड़ रही है, और इसको एग्जांपल है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसका 116 किलो जूल पर मोल आता है, इसका शायद तक 349 आता है, ठीक है। तो प्लस 500 लेनी पड़ रही है और माइनस 500 दे दी, क्लियर है इसने। तो नेट डिफरेंस कितना हुआ बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज? 1000। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको नियॉन और क्लोरीन में मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी में भी नहीं मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ कि इनर्ट गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी याद रखना है, और नियॉन की मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी याद रखना है। नियॉन की मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी याद रखना है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है। अब जैसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताएं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आर। जैसे ए अगर हम बात करें बोरोन एल्यूमिनियम, बी की बात करें कहिश, सी की बात करें फ्लोरीन क्लोरीन, और डी की बात करें NaMg। बताएं किसकी ज्यादा होगी? बताएं। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर है इसके। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? और डेफिनेटली एल्यूमिनियम में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप एनर्जी रिलीज टर्म से बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज बताती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब नेगेटिव होती है तो एनर्जी रिलीज बताती है। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, एक ही बात है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बट ये सही नहीं है। ये 3s1 है, ये 3s2 है, ये क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना? ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, वो नहीं चाहते, बल्कि उनकी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और इसमें नेगेटिव आ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी आती है? नेगेटिव आती है, क्योंकि डेल्टा हमें इनको इंटरचेंजेबली यूज करना है ऐसे, क्लियर है। तो इसकी नेगेटिव आती है, और Na की क्या आएगी? Na की तो रिलीज होगी एनर्जी, नेगेटिव में आएगी वैल्यू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसकी, और इसकी नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। और अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होगा इसका, और इसकी पॉजिटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो देखिए। Which of the following ion is most unlikely to exist? Which of the following ion is most unlikely to exist? जो exist नहीं करेगा, जो exist होना नहीं चाहेगा। Which of the following ion is most unlikely to exist? जितना पढ़ा रही हूं बस उतना ही पढ़ना है, अपने को कोई रिसर्च और पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है बेटा, क्लियर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट? लिथियम माइनस, बेरिलियम माइनस, बोरोन माइनस, डी कार्बन माइनस। देखें, अगर आपने सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखा, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये 2s1 से 2s2 जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये 2p1 से 2p2 जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। 2p2 से 2p3 जाएगा, बिल्कुल एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ ये ऑलरेडी 2s2 है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये बनना नहीं चाहेगा, ऑलरेडी ये फुलफिल्ड है बेरिलियम। ये क्यों 1s2 2s2 2p1 में जाएगा? क्लियर है? ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें।
In which of the following transformations, in which of the following reactions, in which of the following reactions, the following reactions least energy is absorbed, least energy is absorbed, absorbed. क्लियर है? देखिए इसके ऑप्शंस ऊपर लिखो. In which of the following, in which of the following reactions least energy is absorbed. पहला देखें, P माइनस गैशियस से P गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, B Cl माइनस गैशियस से Cl गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, C F माइनस गैशियस से F गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और D S माइनस गैशियस से S गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुने. हमें ये कह रहे हैं कि इस एनायन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, इस क्लोराइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फ्लोराइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सल्फाइड आयन से S माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. हम इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं. हम ये कहते हैं कि क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी इन चारों केसेस में, और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी क्लोरीन एज द हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो माइनस सबसे ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? सबसे ज्यादा होगा. तो सपोज टू भी यहाँ पे 500 एनर्जी रिलीज हुई, 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई. तो जब इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, क्लोराइड से क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? प्लस 500. कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? प्लस 500. सॉरी, डेल्टाइजेशन नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी. एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी है क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन की आयनाइजेशन एनर्जी है ये. तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्लोराइड आयन? प्लस 500. इज इट क्लियर? तो क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. उसने पूछा है लीस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब. अगर मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब पूछता तो आपका आंसर क्लोराइड आयन हो जाता. मैक्सिमम एनर्जी अगर एब्जॉर्ब पूछता ना, तो आपका आंसर हो जाता ये क्लोराइड वाला. ठीक है, उसने लीस्ट एनर्जी पूछी. अच्छा, फिर फ्लोरीन का नंबर आएगा. फ्लोरीन भी एनर्जी रिलीज करेगा. फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फ्लोराइड में से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उतनी एनर्जी चाहिए भी होगी निकालने के लिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसकी जस्ट बात पढ़ाने वाली हूँ, जस्ट बात. क्लियर है? इसको मैं अभी नहीं रब कर रही हूँ, इसको सबसे लास्ट में रब करूंगी. इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन भी है. ठीक है, अब S में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, फिर S का नंबर आ गया. इनमें से P में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा. P में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा क्योंकि P की फुल हाफ फिल्ड सबशेल है 3s2 3p3. ठीक है, 15 होता है नियॉन 3s2 3p3. तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. तो मतलब जब P गैशियस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी. जैसे यहाँ पे 500 हुई, फ्लोरीन में 400 हुई. जैसे सपोज टू मैं एग्जांपल देती हूँ, इसमें 500 हुई एनर्जी रिलीज. अच्छा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एनर्जी रिक्वायर्ड है. सपोज टू भी इसके उल्टे केसेस लिखते हैं चारों के. जस्ट अ मिनट, मैं रब कर देती हूँ. इन चारों के उल्टे केसेस लिखो आप. क्लोरीन गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोराइड गैस बना. फ्लोरीन गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोराइड गैस बना. सल्फर गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सल्फाइड गैस बना. और फॉस्फोरस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फाइड गैस. इज इट क्लियर? समझ में आया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया. क्लियर है? अब सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? सपोज टू यहाँ 500 होती है, यहाँ पे 400 होती है, -300 होती है. यहाँ पे तो 200 ही एनर्जी रिलीज होगी, या इवन समटाइम्स हो सकता है कि 200 भी ना हो बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए. क्लियर है? सपोज टू भी मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 एनर्जी रिलीज हुई. तो जब ऑपोजिट प्रोसेस करेंगे, जब एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? +100. यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड होगी? +500. यहाँ पे कितनी होगी? +400. यहाँ पे +300. तो सबसे कम एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड है? ए वाले केस में.
in which of the following transformations or in which of the following reactions least energy is required? तो P माइनस गैशियस से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि वो P माइनस गैशियस बना भी जबरदस्ती है, आपने बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई होगी या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है. वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. क्लियर है? जिनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या फिर बहुत ज्यादा लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होगी. क्लियर है? समझ आया? अब इससे जो कंसेप्ट पढ़ाना है वो देखिए, फिर उस पे एक और क्वेश्चन करेंगे. इस पे जो एक कंसेप्ट पढ़ाना है वो भी देखते हैं. ठीक है, वैसे तो मैंने सब कुछ आज कवर कर दिया है, कुछ बचेगा तो मैं शॉर्ट में आपको कवर अप कर दूंगी. हेडिंग होती है तो यू कैन इजीली रिमेंबर इट. देखिए एग्जाम्पल से ही चलते हैं, इसको x मान लेना बाद में. Cl से Cl माइनस गैस बना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई क्लोरीन गैस की. क्लियर है? अच्छा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी समझ में आया मैडम? क्लियर है? क्योंकि क्लोरीन हेलोजेंस में आता है, नॉन मेटल में है, इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड करेगा क्योंकि इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है, NH2NP6 में जाना चाहेगा और सबसे ज्यादा होती है इसकी. तो क्लियर? अब इनर्ट गैसेस में नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो इनके बीच का डिफरेंस भी सबसे ज्यादा है. अभी 2023 में जो अभी डिस्कस किया था 2023 में पूछा गया है. अब क्लोराइड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, तो ये क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्लोराइड गैस की, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. ये पिछले वाले क्वेश्चन में काम आया ना, जो पिछले वाले क्वेश्चन में काम आया वो यही चीज आई. हमसे कहा गया था, अभी बताती हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक क्लोराइड गैस बना और हमें रिएक्शन ये दी गई थी. ये दी गई थी ना बेटा, ये दी गई थी. अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? क्लोरीन की. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सपोज टू भी यहाँ पे 500 एनर्जी रिलीज हुई तो यहाँ पे 500 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. इसका मतलब ये इसकी जस्ट रिवर्स, इसको जस्ट उल्टा ही तो किया है. जब इस रिएक्शन को, फर्स्ट रिएक्शन को जब उल्टा किया है तो आपको सेकंड मिल गई है. क्लियर? अब क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या होगा? इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड गैस. इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड गैस. Is it clear? Cl माइनस गैस की आयनाइजेशन एनर्जी. Is it clear? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्लोराइड गैस की क्या है? ज्यादा है. ज्यादा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है. क्लियर? वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन का बेस था पिछले वाले क्वेश्चन का. अब मेरी बात ध्यान से सुने कि ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स है, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किसी भी एलिमेंट x की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है उसी एलिमेंट के एनायन की, उसी एलिमेंट का एनायन लिया x माइनस और Cl माइनस. ठीक है, x माइनस और Cl माइनस, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी. तो मैंने क्या बोला एक बार सुनना. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन गैस, मॉड इसलिए लगा रही हूं ताकि प्लस माइनस हट जाए, सिर्फ वैल्यू पता चले आपको. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन गैस की, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन पॉजिटिव में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में लेते हैं, इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड गैस. इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड गैस. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन गैस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड गैस. वैल्यू सेम आई ना? तो अब एक और तरीका डिफाइन करने का कि किसी भी एलिमेंट x गैसियस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उसी एलिमेंट के एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी, उसी एलिमेंट के एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई अच्छे से? ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को अच्छे से? आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. हाँ, क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट एक और इसी में कंसेप्ट है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं. नाइट्रोजन के केस में क्या होता है ना, बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बहुत ही कम. तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें ना तो -7 समथिंग आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल पर मोल में.
तो नाइट्रोजन की जब -7 आती है ना, तो ये कह सकते हैं कि इसकी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, निकाल लो भाई, ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हुई एक्स गैशियस की, क्लियर है? ऑफ कोर्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर। एक्स प्लस गैशियस में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वापस यहां पहुंच जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई एक्स प्लस गैशियस की, क्लियर है? समझ में आया? समझ में आई ये चीज? तो बात ध्यान देना कि ये क्या हुई, एक्सोथर्मिक हुई। एक्स प्लस गैशियस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक्स गैशियस बनेगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स गैशियस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस गैशियस। कैसे देखते हैं, एक्स गैशियस, एक्स प्लस गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और x प्लस गैशियस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वापस x गैशियस, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ऑफ कोर्स ये आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये पॉजिटिव में होगी, और ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो लिखेंगे पॉजिटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर है? और यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्लियर है? तो बराबर अमाउंट में होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शंस हैं। तो x गैशियस की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस गैशियस। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आपको बोला जाए कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज in increasing order of their ionization energies, increasing order of their ionization energies. Arrange the following species in increasing order of their ionization energies. कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड। पहली बात तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 स्पीशीज हैं, उनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, एटम का साइज बड़ा होता है कि एनायन का? एनायन का साइज बड़ा होता है ना? तो साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ एनायन, मतलब एनायन में जेड इफेक्टिव कम हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना एक्स्ट्रा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम रह गए और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वैलेंस शेल पे कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम की ज्यादा आएगी देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। साइज बढ़ गया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम की ज्यादा आएगी। तो पहली बात तो फ्लोरीन और क्लोरीन की ज्यादा होगी देन क्लोराइड और फ्लोराइड से, तो इन दोनों को अलग अलग कर लो, पहला केस तो ये। अच्छा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है नीचे जाने पे, साइज बढ़ रहा है तो साइज का इफेक्ट डोमिनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा नीचे जाने पे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर है? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इनके बीच में ये ऐसा डब्बा आ जाएगा, ठीक है, ये एटम की ज्यादा है, एनायन की कम है, एटम में फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है, इसको पहले लिखूं या इसको पहले लिखूं? तो वही कंसेप्ट जो इतनी देर से पढ़ रहे थे, क्या कंसेप्ट मैडम, देखो, इज इट विजिबल टू यू ना, सब कुछ दिख तो रहा है, हाँ सब कुछ दिख रहा है भाई, ओह सॉरी, हाँ दिख रहा है। तो
क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फ्लोराइड आयन बनाएगा। कम एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे मान के एग्जांपल लेके चलते हैं, कम एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम उल्टा इसको लेके चलें तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी ज्यादा हुई है, ये स्टेबल ज्यादा है, एनर्जी रिलीज भी ज्यादा हुई है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो क्लोराइड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और फ्लोराइड को कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे +300 ही चाहिए, तो +500 क्लोराइड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन फ्लोराइड। तो ये ऑर्डर हो गया, ये क्लियर है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। समझ में आया यहां तक? समझ में आया यहां तक? ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैं तो सीधा एक चीज समझती हूँ, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। मैं हमेशा ये सोचती हूँ एनर्जी रिलीज किसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसकी अपोजिट रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनायन में आयनाइन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंप्लीट होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे हिस्ट्री के अलावा पीरियडिक टेबल के नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 दिन लगेंगे, तो एक साथ सारे कर दूंगी, ठीक है। और डीपीपीस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि साइड बाय साइड केमिकल बॉन्डिंग भी वी विल स्टार्ट। तो एक बार आपका जेईई मेंस निकल जाए, जनवरी वाला अटेम्प्ट, फिर स्टार्ट करेंगे डीपीपीस का सेशन। बाकी ये तो मैं आपको दे दूंगी, फिलहाल आप नोट से इनसे देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।